नमस्कार। भौतिक भूगोल में प्रवाही जल का जो कार्य है, जो नदी के द्वारा जो जल प्रवाहित होता है और वो प्रवाहित होने के दौरान जो जो कार्य करता है उसके बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए जो नदी प्रवाहित होती है, जहाँ से नदी उत्पन्न होती है और अपने प्रवाह वो या अपनी यात्रा के दौरान वो अपना जो कार्य करती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो नदी का जो पहला कार्य है, वैसे नदी जब धरातल पर बहती है तो धरातल पर बहते हुए वह 3 प्रकार के कार्य करती है: अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण। तो पहला जो इसका कार्य है अपर्दन। सैलिसबरी के अनुसार नदी के प्रमुख कार्यों में से एक कार्य स्थल का सागर तक ले जाया जाना है। नदी का जल अपने मार्ग की शैलों को घिसकर व काटकर अपने साथ प्रवाहित करता है। नदी की तली एवं पार्श्वों में अपेक्षाकृत क्रिया से ढीली शैलों का अपर्दन सरलता से हो जाता है। नदी की अपर्दन क्षमता पर उसके साथ प्रवाहित बोझ का भी प्रभाव पड़ता है। प्राय नदी के बोझ की मात्रा अधिक होने पर उसकी अपर्दन क्षमता भी अधिक होती है, किंतु बोझ को प्रवाहित करने के लिए अधिक जल एवं वेग का होना भी आवश्यक होता है। सामान्यतः नदी के वेग एवं उसकी अपर्दन शक्ति में वर्ग अनुपात पाया जाता है, जिसे ये जो सूत्र है इसके द्वारा समझा जा सकता है। अपर्दन शक्ति यानी नदी का वेग, अर्थात नदी का वेग दोगुना होने पर उसकी अपर्दन शक्ति चौगुनी हो जाती है। नदी का अपर्दन कार्य जो नदी करती है, नदी जो अपना अपर्दन कार्य करती है, वो उसके कुछ प्रकार हैं, जिसमें पहला है अपघर्षण। जल के साथ बहते हुए शिलाखंड, कंकड़, पत्थर आदि अपर्दन यंत्र की तरह कार्य करते हैं। जल के तेज प्रवाह के साथ शिलाखंड समीपवर्ती शैलों पर प्रहार करके उन्हें क्षीण बनाते हैं। कठोर शैलों की रगड़ व घिसकर चिकना कर देते हैं। स्वच्छ जल में अपघर्षण की क्षमता बहुत कम होती है। दूसरा है सन्निकर्षण। नदी के जल के साथ प्रवाहित कंकड़, पत्थर एवं शिलाखंड 2 प्रकार से कार्य करते हैं। प्रथम तो ये तली व किनारों को घिसते हैं, दूसरे स्वयं भी परस्पर टकराकर टूटते फूटते रहते हैं। इस क्रिया से उनका आकार सूक्ष्म और महीन हो जाता है। तीसरी जो क्रिया है अपर्दन के दौरान जो घटित होती है, जल गति क्रिया। इस क्रिया में जल का वेग सहायक होता है। कंकड़, पत्थर अन्य किसी साधन के बिना ही जलमार्ग की शैलों पर प्रहार करके उन्हें ढीला व कमजोर बनाते रहते हैं और उसके कमजोर जो पदार्थ होते हैं उसको बहाकर अपने साथ ले जाते हैं। चौथा है घोलीकरण या संक्षारण। ये नदी के जल की रासायनिक क्रिया है। अनेक गैसों, लवणों तथा क्षारों से युक्त जल में पदार्थों को घोलने की अद्भुत क्षमता हो जाती है। मरे के अनुसार प्रति क्यूबिक मील नदी के जल में लगभग 7.6 लाख टन खनिज घुले हुए होते हैं। संसार की कुल नदियां लगभग 50 करोड़ टन खनिज प्रति वर्ष महासागरों को निक्षेपित करती रहती हैं। अपर्दन को नियंत्रित करने वाले कारक। नदी के अपर्दन कार्य को नियंत्रित करने के कुछ कारक हैं, जिसमें पहला है शैल संरचना। नदी की तली एवं किनारों की शैलों की संरचना अपर्दन को प्रभावित करती है। कोमल शैलों का अपर्दन शीघ्र और अधिक होता है, लेकिन कठोर शैलें जो होती हैं वो देर से कटती हैं या विखंडित होती। दूसरा है जल का आयतन। नदी के जल का आयतन उसके वेग को प्रभावित करता है। बाढ़ के समय जल की मात्रा अधिक होने पर वेग भी अधिक होता है, तब नदी अधिक अपर्दन करती है। तीसरा है नदी का वेग। नदी का वेग उसके ढाल तथा जल की मात्रा पर निर्भर करता है। नदी का ढाल तीव्र होने तथा जल की मात्रा अधिक होने पर उसका वेग भी अधिक होता है, तब नदी की अपर्दन क्षमता बढ़ जाती है। सामान्यतः तीव्र वेग वाली नदियां मंद वेग से बहने वाली नदियों की अपेक्षा ज्यादा अपर्दन करती है। जलोढ़क की मात्रा। जल के साथ बहते हुए पदार्थ जलोढ़क कहलाते हैं। ये पदार्थ तली के पार्श्वों को खुरसते हुए चलते हैं और स्वयं भी रगड़ एवं टकराकर क्षीण पड़ जाते हैं। जलोढ़क की मात्रा अधिक होने पर नदी की अपर्दन क्षमता बढ़ जाती है। दूसरा जो नदी का महत्वपूर्ण कार्य है वो है परिवहन। अनाच्छादन के समस्त साधनों में नदियों द्वारा परिवहन सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। वार्सेस्टर के अनुसार इनके अनुमान से संयुक्त राज्य अमेरिका की नदियां प्रतिवर्ष लगभग 8 अरब टन पदार्थ का परिवहन करके संसार सागर में निक्षेपित करती हैं। जलोढ़क विभिन्न प्रकार या आकार का होता है।
इस कारण ये 4 भिन्न विधियों द्वारा प्रभावित होता है। पहला है कर्षण द्वारा लुढ़क कर, दूसरा है घुलकर, तीसरा है लटक कर और चौथा है उत्परिवर्तन द्वारा या उछल कर आगे बढ़ता है। जल का वेग, जलोढ़क का परिवहन मुख्यतः 2 बातों पर निर्भर करता है। पहला है जल का वेग, नदी के वेग तथा उसकी परिवहन क्षमता के बीच गहरा संबंध होता है, जिसे गिलबर्ट ने छठी शक्ति के सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया है। इस नियम के अनुसार नदी के वेग तथा उसकी परिवहन क्षमता में छठवें घात का अनुपात लगाया जाता है, जिसे ये जो सूत्र है इसके द्वारा व्यक्त किया जाता है। परिवहन शक्ति बराबर नदी का वेग पावर 6। यदि किसी प्रकार नदी का वेग दुगना हो जाता है तो उसकी परिवहन क्षमता 2 पावर 6 अर्थात 64 गुना हो जाती है। वेग में कमी होने पर उसी अनुपात में परिवहन क्षमता में कमी आती है। दूसरा है जलोढ़क का आकार तथा मात्रा। सूक्ष्म पदार्थ नदी के जल में घुलकर सरलता से प्रवाहित हो जाते हैं, किंतु बड़े कण तली में लुढ़क कर चलते हैं। कम घनत्व वाले ठोस पदार्थ में प्लवनशीलता का गुण अधिक होता है। जल में घुले हुए लवणों के कारण यह गुण और भी बढ़ जाता है। इस कारण ठोस पदार्थ जल में लटक कर चलते हैं। तीसरा जो इसको नदी का महत्वपूर्ण जो कार्य है निक्षेपण। नदी द्वारा अपरदित एवं प्रवाहित पदार्थों को किसी स्थान पर एकत्रित करने को निक्षेपण कहा जाता है। वास्तव में निक्षेपण अपरदन क्रिया का ही प्रतिफल है। निक्षेपण क्रिया के कुछ कारण होते हैं, जिसमें पहला है नदी के वेग में कमी। नदी का वेग कम होने पर वह अपने साथ प्रवाहित पदार्थों का निक्षेपण करने लग जाती है। नदी के वेग में कमी कई कारणों से होती है, जिसमें पहला है नदी के ढाल में कमी। पटल विरूपण की क्रिया तथा अधिक अपरदन के कारण नदी के मार्ग के ढाल में कमी आना शुरू हो जाता है। दूसरा है नदी के जल में वृद्धि। संकीर्ण धारा होने पर जल का वेग अधिक होता है, किंतु जब जल विस्तृत धारा के रूप में फैलकर बहता है तो उसका वेग कम हो जाता है। प्राय पर्वतों से उतरकर मैदानों में प्रवेश करने पर तथा बाढ़ के समय नदी का जल फैलकर बहने लगता है। तीसरा नदी मार्ग में अवरोध। प्राय भूमिस्खलन के कारण बड़े शिलाखंड नदी के मार्ग में अवरोध या बाधा पैदा करते हैं। कभी कभी नदी के साथ बहते हुए जलोढ़क से भी नदी के प्रवाह में अवरोध उपस्थित हो जाता है। चौथा है नदी के आयतन में कमी। जलवायु परिवर्तन या वर्षा की कमी, अधिक वाष्पीकरण, अधिक निस्पंदन या जल के रिसने की क्रिया, नदी अपहरण, अधिक नहरें निकालने, मुख्य जल धारा के कई शाखाओं में बढ़ जाने आदि कारणों से भी नदी के जल के आयतन में कमी आ जाती है। दूसरा जो नदी का जो निक्षेपण कार्य होता है उसमें जो मुख्य उत्तरदायी कारक होता है नदी के बोझ में वृद्धि। जब नदी में जलोढ़क की मात्रा उसकी परिवहन सामर्थ्य से अधिक हो जाती है तो वह नदी अतिभारित कहलाती है। ऐसी नदी अतिरिक्त पदार्थों का निक्षेपण करने लगती है। नदी के बोझ में वृद्धि कई प्रकार से होती है, जिसमें शीर्ष भाग में अपरदन द्वारा निचले भाग में बोझ की वृद्धि, हिमानी के पिघलने से हिमानी जलोढ़ पदार्थों की प्राप्ति, सहायक नदियों द्वारा लाए गए पदार्थ और नदी के मार्ग में अधिक अपरदन द्वारा प्राप्त पदार्थ। अब ये तो हुआ नदी के जो कार्य हैं, जिसमें अपरदन है, परिवहन है और निक्षेप। अब ये नदी जो अपना ये 3 जो ये कार्य करती है उसके द्वारा कुछ स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो आप इसको इस तरह से लीजिएगा, जलीय स्थलाकृतियां। प्रवाही जल अथवा नदी के विभिन्न कार्यों द्वारा विशिष्ट स्थल रूपों का विकास होता है। नदी का अपरदन कार्य विनाशात्मक होता है, क्योंकि नदियां स्थल खंड को काट छांट कर, घिसकर और चिकना बनाकर आकृतियों को छीण करने का कार्य करती रहती है। इसके विपरीत निक्षेपात्मक कार्य रचनात्मक होता है। इसके द्वारा नदियां पदार्थ के निक्षेपण से विभिन्न नवीन स्थल रूपों की रचना करती है। भूआकृति विज्ञान में प्राय अपरदनात्मक स्थल रूपों को अधिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि ये स्थल रूप सामान्य धरातल से ऊंचे होने के कारण सहज दर्शनीय होते हैं, किंतु इससे निक्षेपात्मक स्थल रूपों का महत्वहीन समझना उचित नहीं है। उनका विशिष्ट निजी महत्व होता है। आज इस व्याख्यान को हम यहीं समाप्त करेंगे। इसी टॉपिक को आगे का जो व्याख्यान है उसमें जारी रखेंगे। थैंक यू।